फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में हम बात करते हैं। इसको पोटेंशियल के बारे में बात करने से पहले हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, और आपने मान लिया कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर, सपोज इस पॉइंट पर आप बात करना चाहते हैं, आप जो बात करना चाहते हैं वो बात करना चाहते हैं किसके बारे में? आप बात करना चाहते हैं पोटेंशियल के बारे में, या इस पॉइंट पर बात करना चाहते हैं पोटेंशियल के बारे में। तो जब भी आपको किसी पॉइंट पर पोटेंशियल के लिए बात करनी है, तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि पोटेंशियल जो पॉइंट जो होना चाहिए, पॉइंट कहाँ होना चाहिए? एक फील्ड के अंदर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमने एक पी पॉइंट मान लिया, और ये पॉइंट पी जो है वो कहां पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। दूसरी बात ये है कि सपोज करो आप जो है, देखिए सबसे बड़ी बात ये क्या है कि मेरे लिए इंफिनिटी क्या है? ये फील्ड है। ये फील्ड के अगर मैं इस इनसाइड फील्ड लूं तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन जैसे ही मैं फील्ड को क्रॉस करूंगा, जस्ट आउटसाइड द फील्ड पहुंचूंगा, मैं कहूंगा मैं इंफिनिटी पे पहुंच गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां से आ रहा हूं, यहां से जस्ट आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट आउटसाइड, या फिर यहां से आ रहा हूं, या फिर यहां से आ रहा हूं, तो जस्ट आउटसाइड से आ रहा हूं या बहुत दूर से आ रहा हूं, बात एक ही है। मैं ये कहूंगा जस्ट आउटसाइड से आने को कि आई एम कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक्चुअली क्या है कि इस फील्ड का कोई सोर्स है जिसकी वजह से ये फील्ड है। सपोज करो ये जो फील्ड है उसका सोर्स है कोई पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और इसकी वजह से ये जो है फील्ड है। अब इस पॉइंट पे अगर आप यहां पर कोई चार्ज है, उस चार्ज को इधर की तरफ लेकर मूव करें, तो आप मूव बेशक कर रहे हैं, लेकिन ये उसका कोई अपोज नहीं कर रहा, ना ये सपोर्ट कर रहा, ना तो ये कह रहा कि तू लेकर आ, और ना कह रहा है कि मत लेकर आ। इससे कोई लेना देना नहीं है। उसका रीजन ये है कि वो जो आप चार्ज को मूव कर रहे हो वो आउटसाइड द फील्ड कर रहे हो। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि आप कहीं से भी लेकर आ रहे हैं, तो और यहां पर कहीं पर भी आप चार्ज को मूव कर रहे हो, तो कोई भी वर्क डन आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अपोज में कोई फोर्स ही नहीं है जो आपको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप किसी, मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है और आप किसी पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो जैसे ही आप इसकी बाउंड्री से अंदर एंटर करोगे, ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। ये कह देगा नहीं, मेरे फील्ड में नहीं आना है, मेरे फील्ड में नहीं आना है, ये इसको नहीं आने देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अंदर आने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इस पॉइंट पर लाने के लिए, तो अगर मैं ये कह रहा हूं इन्फिनिटी से किसी चार्ज को पी पॉइंट पर लाने के लिए, तो इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जस्ट आउटसाइड द फील्ड, कि मैं जस्ट आउटसाइड द फील्ड चार्ज को ला रहा हूं, और उसको लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। खैर, इसकी बात हमने करी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अभी हम करेंगे बात। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है कि सपोज करो आप जस्ट आउटसाइड द फील्ड, इस पॉइंट पर, लेट अस सपोज यू टेक 10 कूलम चार्ज। आप कितना चार्ज लेकर आएंगे यहां से? आप यहां से Q = 10 कूलम चार्ज लेकर आएंगे, ओके। और आपको पता लग गया कि यहां पर जो वर्क है वो कितना किया आपने 500 जूल का वर्क किया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P इज इक्वल टू, आप पॉइंट P पर लेकर आए, इंफिनिटी से लेकर आए किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, उसके लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? अगर आपके पास ऐसा डेटा है कि आप इंफिनिटी से अगर 10 कूलम चार्ज को P पर ला रहे हैं, तो आपको 500 जूल वर्क करना पड़ रहा है।
अगर आपके पास ये डाटा है और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वर्क डन निकाल दीजिए इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। मैं फिर दोबारा से आपको ये बात बता रहा हूं कि इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जस्ट आउटसाइड द फील्ड। ओके, तो आप सीधा सीधा क्या करने वाले हैं, ठीक है जी, बहुत सिंपल है। तो क्यू अपॉन में क्यू, इधर आपने लिख दिया 500 जूल, इधर आपने क्या लिख दिया 10 गुना, तो इससे कैंसिल आउट हो गया 50 जूल पर गुना। यानी कि एक गुलाम को लाने के लिए आप कितना वर्क कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं 50 जूल का। ओके, ये 50 जूल, तो आप इसे जूल बटे जूल अपॉन में गुलाम को यू कैन राइट वोल्ट। तो आप कहेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो कितना है, वो 50 वोल्ट का है। ठीक है, वो कितना है 50 वोल्ट का। यानी कि सपोज हाँ ये 50 वोल्ट का है, हमने बाद में और भी डिस्कशन करा कि इस पॉइंट पे 70 वोल्ट का है यहां पे। तो इस बात का क्या मीनिंग है कि यहाँ पर पोटेंशियल 70 वोल्ट का है, कि यहाँ पर पोटेंशियल 70 वोल्ट का है। इस बात का ये मीनिंग है कि हम बाहर से जस्ट आउटसाइड द फील्ड हम यूनिट चार्ज को लेकर आ रहे हैं और इस पॉइंट तक इन्फिनिटी से यानी कि बाहर से एक कूलम्ब चार्ज को लाने के लिए हमें जो है कितना वर्क करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा 70 जूल, क्योंकि वोल्ट को हम जूल अपॉन कूलम्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम वोल्ट को जूल अपॉन में कूलम्ब को लिखा, इट मीन इट बिकम क्लियर दैट वी हैव टू वर्क 70 जूल टू कैरी 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, कि हम इन्फिनिटी से अगर एक कूलम्ब चार्ज को लाते हैं तो हमें कितने जूल का काम वर्क करना पड़ेगा, 70 जूल का। अगर कहीं पर यहाँ पर 100, यहाँ पर सपोज करो आई सर्च ए पॉइंट ऑन विच आई फाउंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू 100 वोल्ट, तो उस पॉइंट पर अगर मुझे पता लगता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मेरा 100 वोल्ट का है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उस पॉइंट पर इन्फिनिटी से 1 कूलम्ब चार्ज को लाने के लिए जो मुझे वर्क करना पड़ेगा वो वर्क मेरा कितना होगा, वो वर्क मेरा 100 जूल होगा। तो यहाँ पर अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन जो बनेगी, हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में, तो डेफिनेशन जो होगी वो क्या होगी, हाँ जी, तो हाँ देखते हैं बच्चों, तो हम डेफिनेशन के लिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो ये सपोज करो कोई फील्ड है और ये कोई पॉइंट भी है, इस पॉइंट पर हमें बात करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सीधा सा मतलब है कि आप बाहर से कहीं इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेकर आ रहे हैं क्यू को, और यहाँ तक लाने के लिए जो आपको वर्क कर रहा है, उस वर्क को अगर आप क्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको पोटेंशियल मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को जो आप रिप्रेजेंट करते हो वो आप V से रिप्रेजेंट करते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है V से, और इसकी जो यूनिट है उसको भी V से, उसको भी वोल्ट को V से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर जो है सपोज करो आप मार्केट गए और मार्केट में जाकर आप एक काम करते हैं कि आप शुगर खरीदते हैं और आपने पाया कि 10 किलोग्राम शुगर जो है वो 400 रुपीज की आ रही है, मान लो, तो 1 किलोग्राम शुगर का प्राइस कितना हुआ, तो 400 की आ रही है। हाँ, 10 किलोग्राम जो आ रही है वो आ रही है 400 की, तो 1 किलोग्राम के लिए आप क्या करोगे, 400 को यू विल डिवाइड बाई 10 किलोग्राम, तो यहाँ पर जो रेट आएगा वो आएगा 40 आ गया 1 किलोग्राम, तो आपके पास आ जाएगा ₹41 किलोग्राम, कि 1 किलोग्राम का जो प्राइस आ गया है वो कितना आ गया, वो 40 रुपीज आ गया है। ठीक है, दूसरे शब्दों में एक बात और करें हम कि ये तो हमने बड़ी क्वांटिटी खरीदी 10 किलोग्राम, अगर किसी के पास कम पैसा है और वो केवल और केवल 0.2 किलोग्राम खरीद पा रहा है, केवल 0.2 किलोग्राम, और इसके लिए 0.2 किलोग्राम के लिए वो 8 रुपीज पे करता है, तो उसको कितना रेट पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये 80 आ गया, यहाँ पर 2 किलोग्राम आ गया, 2 इसको कैंसिल कर रहा है, तो देखो यहाँ पर भी ₹40 पर किलोग्राम आया है, तो यहाँ पर भी जो रेट आया है वो कितना है बच्चों, वो रेट आया है 40 पर किलोग्राम। ठीक है,
तो मतलब आप जो है, मैंने ये कहा कि आप बेशक बड़ा अमाउंट खरीदे छोटा अमाउंट खरीदे, रेट सेम रहने वाला है शुगर का। तो यहाँ पर भी क्या है कि आप इन्फिनिटी से अगर बाहर से लेकर आ रहे हैं और इन्फिनिटी से अगर जो है आप इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी से सपोज करो ज्यादा बिग चार्ज को लेकर नहीं आ रहे हैं, अगर आप टेस्ट चार्ज को भी लेकर आ रहे हैं और उस टेस्ट चार्ज को लाने में जो आप वर्क कर रहे हो W अपॉन में Q नॉट, उससे भी आपको क्या मिलने वाला है, पोटेंशियल मिलने वाला है। और जो डेफिनेशन होगी कि द इलेक्ट्रो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at a point in the field is defined as the work done in carrying unit positive charge from infinity to that point on which electric field is required। तो ये डेफिनेशन रही आपकी। अगर आप बात कर रहे हैं यहां से ऐसा यूनिट की, तो अगर आप ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो ऐसा यूनिट जो होगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द फील्ड इज डिफाइंड एज, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकते हैं आप, इन द फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट ऑन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो ये बात आई। अगर हम बात करें यहाँ पर यूनिट की, तो यूनिट को कैसे हम बात करेंगे, यूनिट आपको पता लग गया कि V इज इक्वल टू W बटे में Q। ओके, यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ V। तो बच्चों यूनिट ऑफ V के लिए आप क्या करोगे, इसका यूनिट जूल और इसका यूनिट कूलॉम। तो जूल अपॉन कूलॉम एंड जूल पर कूलॉम विल बी रिटन एज V, दैट इज वोल्ट। तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है भाई, तो आप जो है आपको डिफाइन करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। तो कैसे आप डिफाइन करोगे, V इज इक्वल टू W अपॉन में Q नॉट। तो आप बताएंगे कि अगर W की वैल्यू 1 जूल है और Q नॉट की वैल्यू 1 कूलॉम है। ओके, अब आपने कहा सर जो है Q तो जो है Q नॉट, तो Q नॉट से काम ही चल रहा है। देखो Q नॉट मैंने इसलिए लिया था यहाँ पर, Q नॉट क्यों लिया था, क्योंकि यहां से अगर Q नॉट को लेकर आ रहे हैं तो जिस सोर्स चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड है, तो अगर ये लाने वाला जो चार्ज है वो बिगर चार्ज नहीं है, तो वो इसके फील्ड को अफेक्ट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। लेकिन जनरली आप फार्मूले में W अपॉन में Q नॉट भी लिख सकते हैं और W अपॉन में Q भी लिख सकते हैं। तो आपने, क्योंकि Q नॉट तो वेरी वेरी स्मॉल है, लेकिन यहाँ फार्मूले में मैं क्या लेने वाला हूँ, Q इज इक्वल टू 1 कूलॉम। तो W इज इक्वल टू 1 जूल और Q इज इक्वल टू 1 कूलॉम। देखो थ्योरेटिकल जब बात करेंगे 1 वोल्ट की, तो हमें यहाँ पे Q लेना पड़ेगा, Q नॉट नहीं लेंगे। वहां पर डेफिनेशन में हम लेंगे, तो वहां पर डेफिनेशन में हम Q नॉट लेंगे। और कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि इस 10 कूलॉम चार्ज को आप लेकर आ रहे हो और 500 जूल का वर्क हो रहा है, तो आप उसमें Q नॉट नहीं लिखोगे, वहां Q लिखोगे। तो ये सिचुएशन की बात है, हम ऐसा करते हैं। ओके, तो आपने यहाँ पर देखा W इज इक्वल टू, देखो इफ यहाँ पर हम एक शब्द और जोड़ते हैं, इफ W इज इक्वल टू 1 जूल एंड Q इज इक्वल टू 1 कूलॉम,
तो यहाँ पर क्या है, ऐसा कर रहे हैं, V का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 जूल 1 कूलम यानी कि 1 वोल्ट। तो यहाँ पर एक बात ये आई, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू, जब मैंने V इज इक्वल टू 1 जूल और 1 कूलम आ गया, इसको 1 वोल्ट लिख दिया। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, डेफिनेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन to carry 1 coulomb charge from infinity to a point in the electric field then the electrostatic potential at this point is called 1 वोल्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो ये हमने देखा। अगले में हम क्या करने वाले हैं, हम कैलकुलेशन करने वाले हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मीन टू से दैट कि हमारे पास ये कोई पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस आर पर। अच्छा, एक बात और है कि आप मुझे ये बताओ कि आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल के बारे में क्या कहना है, पोटेंशियल क्या है, वेक्टर है या स्केलर है? चलिए छोड़ दिया क्या है, ठीक है। वैसे तो पोटेंशियल जो है एक तरीके से W अपॉन में, और आपको पता है W जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके। W क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। देखिए पोटेंशियल है क्या है, वर्क है जो कि किया जाता है एक कूलम चार्ज को लाने के लिए। लेकिन वर्क क्यों है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि W इज इक्वल टू वेक्टर, फोर्स वेक्टर मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लाइक दिस। तो यहाँ पर जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आपको क्या मिलता है, हमेशा एक स्केलर मिलता है। तो यहाँ पर ये बात तो कंफर्म है कि ये जो है ये क्या है, ये एक स्केलर है। अब आपने पॉइंट P लिया है जो डिस्टेंस r पर है, और इस पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब आपने काम किया। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, आउटवर्ड बाहर की तरफ ऐसे जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मैंने, अब सपोज करो यहाँ तक की डिस्टेंस r है, यहाँ तक की डिस्टेंस हो सकता है r+1 सेंटीमीटर हो, यहाँ पर r+2 सेंटीमीटर हो, या r+2 यूनिट हो, यहाँ पर r+3 यूनिट हो, यहाँ पर r+4 यूनिट हो, आगे r+5 यूनिट हो। तो अलग अलग पॉइंट की अलग अलग डिस्टेंस होगी। अब मैं रैंडमली यहाँ पे कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ रैंडमली, तो मुझे उस सिलेक्टेड रैंडमली, जो रैंडमली सिलेक्टेड पॉइंट है उसका डिस्टेंस नहीं पता है। तो सपोज करो मैंने ये पॉइंट ले लिया, रैंडमली सिलेक्ट किया मैंने पॉइंट ए, और इस पॉइंट की मैंने डिस्टेंस देखी, तो मैंने देखा कि इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस x है, ओके। इसकी डिस्टेंस क्या है बच्चों, इसकी डिस्टेंस x है। अब यहां पर मैंने एक टेस्ट चार्ज बिठा दिया आपको, ठीक, कंसीडर ए टेस्ट चार्ज Q0 at point A at distance x unit from charge Q,
क्वेश्चन ये है कि फोर्स ऑन Q नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ T डाउन, ये फोर्स कितनी है? तो इस फोर्स के अगर मैं बारे में बात करूं तो ये फोर्स है 1/4πε0 Q नॉट अपॉन में, मैंने कुछ नहीं किया, ये आपने मुझे बताया कूलॉम्स लॉ से। तो ये इतनी फोर्स है। अब एक्चुअली क्या है कि आप यहां से इसको डिस्प्लेस करके इसको डिस्प्लेस करना चाहते हैं चार्ज को। अब इसमें पहले से फोर्स लग रही है और उस फोर्स के अगेंस्ट आप इसे अंदर लाना चाह रहे हैं। इसमें तो पहले ही फोर्स लग रही है, इसको बाहर भगाया जाए, लेकिन आप इस फोर्स के अगेंस्ट जो है, इस फोर्स के अगेंस्ट आप इसे अंदर लाना चाह रहे हैं। अब होता क्या है, सपोज करो इस फोर्स की वैल्यू इस फोर्स पे 100 है, इस फोर्स पे क्या है 100, लेकिन यहां पर जब हम इसे और ले आएंगे, पास में ले आएंगे, सपोज करो यहां पर ये जो है यहां पे 100 है और यहां पर हो जाएगी 100.00, तो दोनों फोर्स बदल रही है, क्योंकि ये मैंने बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया है। तो चार्ज को अगर मैं बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस कर दूं तो फोर्स पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इस स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं, हालांकि हमारा जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ेंगे, टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स इसकी वजह से वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए हम जो फोर्स है, इस फोर्स को जो है कांस्टेंट ले सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि अगर सपोज करो कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति वो डेड है और उसकी बॉडी किसी गहरे नाले में है, तो जब वो उसको क्रेन से उठाया जा रहा है उस नाले के अंदर से, और हमने मान लिया कि उसका वेट अप्रॉक्स 80 किलोग्राम है या 80 न्यूटन है उसका वेट, तो क्रेन को ऊपर उठाने के लिए 80 न्यूटन से हल्की सी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो अप्रोक्सीमेटली हमें मानेंगे कि उससे 80 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी। क्योंकि हम इसे डिस्प्लेस करना चाहते हैं आगे की तरफ, तो हमें जो है यहां पर जितनी फोर्स लग रही है लगभग उसी के बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसके कारण हम इसे क्या कर सकें, हम इसे डिस्प्लेस कर सकें। तो हमें भी इसको आगे की तरफ ले जाने के लिए यही फोर्स लगानी पड़ेगी, आगे की तरफ ले जाने के लिए। सपोज करो हम इसे, ये दिस इज आवर पॉइंट, दिस पॉइंट इज ए, और थोड़ा सा ना ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जिससे आप देख पाओ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं जिससे आप देख पाओ, अदरवाइज ये बहुत ही स्मॉल है। दिस पॉइंट इज बी, यहां पे टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, और ये जो डिस्टेंस मैंने लिया है ये dx लिया है, दिस इज द dx। तो अगर आप, ये फोर्स है, तो अगर आप बात कर रहे हैं वर्क इन कैरी Q नॉट थ्रू डिस्टेंस dx, तो ये हो जाएगा f dx, तो ये फोर्स हो जाएगा। ओके, तो यहां पर ये जो फोर्स का वैल्यू वो रखेंगे, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q नॉट x² dx। ओके, तो यहां पर ये जो है ये स्मॉल, इसको हम कहेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे और इसको लिखेंगे dw। तो ये हमारा बच्चों क्या हुआ, ये हमारा dw हुआ। ओके, तो यहां पे dw हमने fdx लिखा। थोड़ा सा हम एक काम और कर सकते हैं, आप देखेंगे कि जो फोर्स है, तो फोर्स की डायरेक्शन यहां पे जो है, फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ dx वेक्टर। तो अगर हम यहां पे इसको ऐसे लेते हैं, अभी तो हमने ले लिया सिंपली, हमने बात करी किसके बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में। तो मैग्नीट्यूड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इट इज परफेक्ट, लेकिन अगर हम वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो लाइक तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ये वेक्टर के f डॉट dx। अब यहाँ पे f वेक्टर और dx के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, तो वो एंगल जो है
वो यहाँ पर 180 का है। भाई फोर्स उधर जा रही है, dx इधर जा रहा है, तो ये हो जाएगा f dx cos 180 डिग्री और 1 cos 180 डिग्री माइनस f dx। अब इसको आप ऐसे देखो, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx, दिस इज द dw। और उसके बाद आपको लिखना होगा तो वर्क डन in carrying q naught from infinity to point B। तो अब जो है कि पॉइंट बी तक हम ले जा रहे हैं और पॉइंट बी तक ले जाने के लिए कितना वर्क होगा, तो वो वर्क होगा W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। तो हमें इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आप कहाँ से ला रहे हो, आप इन्फिनिटी से ला रहे हो, तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट आएगी, तो लोअर लिमिट आएगी इन्फिनिटी, ठीक है ना। लोअर लिमिट बच्चों क्या है इन्फिनिटी, और अपर लिमिट क्या है r, क्योंकि आप जो है इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हो, कहाँ तक लेकर आ रहे हो, r तक लेकर आ रहे हो, और आप इसे सॉल्व करने वाले हो। तो जब इसे सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पे ये रहेगा कि W इज इक्वल टू, अब वहां पर जो है माइनस है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, q नॉट 1/x स्क्वायर, दिस इज द dx इंफिनिटी से r। तो आप ना इंफिनिटी से r के बारे में बात कर रहे हैं, और अब आपको सोचना है कि 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस के 1/x, तो माइनस के 1/x, यहाँ पे अपर लिमिट कितनी, अपर लिमिट इन्फिनिटी, हाँ लोअर लिमिट इन्फिनिटी, और ये r। उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, दिस नेगेटिव, ठीक है ना, मेक दिस नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x r, और यहाँ इन्फिनिटी। अब आप यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू डालोगे, तो लिमिटिंग वैल्यू डालने से आपको मिलने के बाद है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मिलने वाला आपको W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस के, अच्छा एक चीज छूट गई हमारी, क्या छूट गई बच्चों, ये तो 1 ठीक है, यहाँ पे q नॉट छूट गया, तो उसे भी लिखना होगा। तो यहाँ पर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट, ठीक है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट, तो ये छूट गया था, तो हमने इसको लिखा है W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट, ठीक है, 1/r माइनस 1/, कुछ इस लाइन, और 1/इंफिनिटी कितना हो गया बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है, पता ही आपको 1 को अगर इंफिनिटी से आप डिवाइड करें तो वो 0 आएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट, यहाँ पर 1/r, तो यहाँ पर जो फार्मूला आने वाला है वो आने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r, दिस इज द वर्क डन। तो आपसे ये W आया है, लेकिन आपको तो पता है कि आपने W निकाला है, तो पोटेंशियल कैसे देंगे आप, पोटेंशियल के लिए आप क्या करने वाले हैं, पोटेंशियल के लिए आप V इज इक्वल टू, तो V इज इक्वल टू W अपॉन में Q, अब Q नॉट, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन में r स्क्वायर अपॉन में q नॉट, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, q नॉट कैंसिल, q नॉट, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर। तो ये जो बच्चों आपने देखा, ये क्या देखा आपने, तो यहाँ पर हमें बात करनी है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल V एंड फील्ड E विद R फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज Q। तो हमें वेरिएशन की बात करनी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के विषय में बात करना चाह रहे हैं। अगर हम देखें तो E इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, ओके। लेकिन अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल होता है वो होता है Q अपॉन में R। लेकिन जब हम R की वैल्यू 1 लें तो R की वैल्यू आप ध्यान रखेंगे कि व्हेन E is equal to, when R is equal to 1, then E equal to B, तो E और B बराबर हो गए। तो यहाँ पर जो वैल्यू है R is equal to 1 पर, जैसे सपोज करो R is equal to 1 पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो वैल्यू होगी 9, भाई इसकी वैल्यू कितनी है 9
इनटू में 10⁻⁹ इसकी वैल्यू 1 होगी और मल्टीप्लाई में क्यू। तो ये जो है एक तरीके से इसको अगर हम 1 यूनिट मान लें इस चीज को, तो इस वाले स्केल पे, इस वाली एक्सिस पे जो मैंने लिया है इसको, दिस इज 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट, ठीक है। तो इसको मैंने ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, हाँ, तो मैंने जो यहाँ पर एक डाला, एक का मतलब है आई एम टेकिंग 9 into में 10⁻⁹ मल्टीप्लाई में क्यू। हियर आई एम टेकिंग 1 2 3 आर की वैल्यू। तो एक बात तो ये है कि जब आर की वैल्यू 1 है तब ई की और वी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। लेकिन जैसे जैसे आप आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आर की वैल्यू बढ़ाने से, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर इनके जो ग्राफ, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट ऐसा होगा जो कॉमन होगा। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ के बाद ई की वैल्यू तेजी से कम होगी और वी की वैल्यू उतनी कम होगी, लेकिन उतनी तेजी से कम नहीं होगी। तो नीचे जो ग्राफ जाएगा, अगर आप देखेंगे तो इसमें ई का ग्राफ नीचे जाएगा और जो है ऊपर जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से वी का ग्राफ रहेगा। दिस इज योर वी, और ये जो आपका ई का ग्राफ ज्यादा तेजी से नीचे जाएगा। लेकिन जब आप 1 से पहले आएंगे, 1 से पहले आने पर जो है आप देखेंगे कि जो ई का ग्राफ है, क्योंकि वैल्यू 1 से नीचे जा रही है, तो यहाँ पर जो है ई की वैल्यू बहुत तेजी से जो है राइज अप करेगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी। और उसके बाद कुछ ग्राफ की यहाँ से जो ई वाला पॉइंट है, ये ई वाला कुछ बहुत तेजी से ऐसे जाएगा, और जबकि ये हाँ वी है जो पहले जा रहा था वो थोड़ा कम तेजी से जाएगा। तो यहाँ से जब ऊपर की तरफ निकलेंगे तो ये जो आपका वी था, वी की वैल्यू आप ध्यान से देखेंगे, बड़ा ध्यान से, थोड़ा सा ये इसको सीखना होगा आपको इस तरीके से। मैं और थोड़ा सा इसको अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर जो वी था, यहाँ पर वी जो है इस तरीके से वी ये चला गया, दिस इज योर वी। लेकिन हाँ, लेकिन जो ई है जो पहले कम चल रहा था वो एकदम जंप मार गया, यहाँ से जंप ले गए। ई जो है वो एकदम जंप ले गया, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सपोज करो इफ यू गो टू दिस पॉइंट, इस दिस पॉइंट पे आपने देखा तो वी इतना है, लेकिन वी उस टाइम ई जो है वो ई एकदम जो है ई जंप ले चुका है, ई बहुत तेजी से जा रहा है लाइक दिस। तो यहाँ पर जो है कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसा है। तो ये वेरिएशन है योर वी के बीच में, यू कैन सी दिस इज द पॉइंट वेयर दे आर इक्वल, दिस इज द वन। तो ये ग्राफ से जो है, ये ग्राफ शो करता है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल वी विद फील्ड ई विद आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज क्यू। तो बच्चों ये आपने देखा, और हम इसके साथ ही क्लास फिनिश करते हैं, फिर हम आपसे अगली क्लास में फिर आगे बात करेंगे। ओके।